Am I audible, guys? प्रिंस, अंशु, आसिया, अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है? बी रेडी। देखो, जैसा मैंने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, आई नो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइज, बिकॉज आपने सी में प्रोग्रामिंग की है ना? और की क्या है, पढ़ा है, वो भी कहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस था। तो जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, जावा के बारे में यू नो वेरी वेल, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जैसा मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोला था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका पर्पस क्या है? तो सिंपल पर्पस है बच्चा कि आपका जो रियलिटी है उसको कोड में मॉडल करना। जैसा बैंक अकाउंट का मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था। अब इसमें पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है बच्चा? दो तीन चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत हो भी नहीं करेगा, आपको लगेगा कि बहुत इजी है। क्या पॉइंट याद रखना? सबसे पहले नंबर 1 क्लास, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 फील्ड्स, नंबर 4 कंस्ट्रक्टर्स। फील्ड्स कह लीजिए वर्सेस क्या कह लें, वेरिएबल्स। और नंबर 5 मेथड्स। जब हम कोडिंग करेंगे, कोड है ना, कोड मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है? रियलिटी को कोड में मॉडल करना। तो कोड में मॉडल करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक क्लास होगा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लास? तो as I said in my previous class, the class is nothing, it is blueprint of the object. जैसे आपका कोई घर बनता है बच्चा, घर, बिल्डिंग, फ्लैट, तो फ्लैट क्या है मानसी? फ्लैट क्या है? ऑब्जेक्ट है, रियल बॉडी एंटिटी है। लेकिन फ्लैट बनाने से पहले उसका क्या बनाया जाता है? नक्शा, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। और ब्लूप्रिंट में मेंशन किया जाता है क्या? क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लास का, जो ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट में दो चीज होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट का स्टेट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, है ना? स्टेट हमारा हमने बताया था, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फील्ड्स, या फिर उनको वेरिएबल बोलते हैं। और बिहेवियर के लिए क्या होना चाहिए? मेथड्स। कंस्ट्रक्टर का रोल अलग है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के बारे में नोट कर लीजिए। व्हाट इज क्लास? पहले क्लास के बारे में मैंने बताया था कल, आज थोड़ा सा फिर नोट करते हैं कि क्लास है क्या। तो आंसर होगा इट इज अ टेम्पलेट और blueprint from which objects are created। जिससे क्या क्रिएट होते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ये होता है हमारा क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? as I said earlier, it is real world entity। हर ऑब्जेक्ट के क्या है? रियल वर्ड एंटिटी है। तबीयत खराब है क्या? अच्छा, क्लियर है? फील्ड के बारे में मैंने कहा था, क्लास में जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, दोज वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास, उन्हें क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। फील्ड किसे बोलते हैं? बोलिए, फील्ड किसे बोलते हैं बेटा? आपका नाम क्या है? जय। बताइए, फील्ड किसे बोलते हैं? जय, पूरा जय चतुर्वेदी। हाँ, जय। फील्ड किसे बोलते हैं बताइए? क्लास को बोलते हैं फील्ड। क्लास को फील्ड बोलते हैं। और अभी अभी हमने बोला, पता नहीं कि दुनिया में आप लोग खोए रहते हैं, वो सभी वेरिएबल्स जो क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। और फील्ड में भी दो तरह का फील्ड होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है नॉन स्टैटिक। तब बता चुका हूं यार, फील्ड हम किसे बोलेंगे यहाँ पर? द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड
इनसाइड अ क्लास, उसे फील्ड कहा जाता है। और फील्ड कितने तरह का हमारा होता है? दो तरह का। फर्स्ट वन क्या है? स्टैटिक फील्ड। सेकंड क्या है? नॉन स्टैटिक फील्ड, है ना। जो स्टैटिक फील्ड है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? क्लास वेरिएबल। और जो नॉन स्टैटिक फील्ड है इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल। और यही इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ऑब्जेक्ट के क्या होता है बच्चा? ऑब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यही इंस्टेंस वेरिएबल क्या होल्ड करता है ना? इट कीप्स व्हाट? इट होल्ड्स स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन? स्टैटिक की नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। यानी अगर आप कोई क्लास बनाएं, क्लास का नाम दे दें डबल ए, अब इसके अंदर एक फील्ड डिक्लेयर कर दीजिए आप ये, और इसको डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज कर लीजिए? स्टैटिक। तो ये कौन सा फील्ड हो जाएगा? स्टैटिक फील्ड। और अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज ना करें तो ये कौन सा फील्ड में आ जाएगा? नॉन स्टैटिक फील्ड। कंफर्म है? दो वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने क्लास के अंदर। कौन सा दो वेरिएबल? एक x नाम से और एक y नाम से। x को डिक्लेयर करने के लिए मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया है? स्टैटिक। y को डिक्लेयर करने के लिए मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया है, नॉन स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है। तो अगर स्टैटिक कीवर्ड के बिना हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारा क्या होगा? नॉन स्टैटिक फील्ड कहा जाएगा। और यही नॉन स्टैटिक फील्ड क्या बोला जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस किसको कहते हैं बच्चा? क्लास के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। इंस्टेंस किसे कहा जाता है? क्लास के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है ना। तो इसलिए इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? इसको x को क्या बोला जाएगा? इंस्टेंस वेरिएबल। और इसको क्या बोला जाएगा? ऊपर लिखा है क्लास वेरिएबल। गॉट इट? थोड़ा पैर पीछे करना बेटा। ये बैग है क्या किसी का? ओके, नो प्रॉब्लम। इस पे पैर ना जाए मेरा, इस साइड रख दो, ठीक है। कंफर्म यहां तक? तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स इनसाइड क्लास, है ना। कौन सा फील्ड ऑब्जेक्ट का स्टेट स्टोर करेगा? नॉन स्टैटिक। कंफर्म है? और ये नॉन स्टैटिक फील्ड कब क्रिएट होता है? यानी ये कमांड कब रन करेगा बच्चा, और ये कमांड कब रन करेगा, है ना। तो आइए जरा इनके बारे में लिख लेते थोड़ा सा। इनके बारे में, स्टैटिक के बारे में और नॉन स्टैटिक के बारे में। पहली बात तो ये क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर किया जाता है? बोलिए, बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। दूसरा, इट इज कॉल्ड व्हाट? क्लास वेरिएबल, है ना।
ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। स्टैटिक फील्ड का कमांड कब रन करता है बच्चा? जैसा मैंने आप सबको बताया था, कोई भी क्लास अगर आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, प्रोग्राम में यूज हो रहा है, तो पहले JVM उस क्लास को क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है, तब यूज हो पाता है बच्चा। एवरी क्लास इज लोडेड बाय JVM इन मेमोरी। जैसे हम स्ट्रिंग क्लास अपने सोर्स कोड में यूज करें, प्रोग्राम में यूज करें, तो JVM स्ट्रिंग क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। आपकी अपनी क्लास है, मान लो पर्सन नाम से, आपकी अपनी क्लास है प्रोडक्ट नाम से, आपकी अपनी क्लास है किसी और नाम से, तो कोई भी क्लास जो आपके प्रोग्राम में यूज होती है बच्चा, यूज कैसे होती है, लोड करके। यानी अगर क्लास से ऑब्जेक्ट भी बनना होगा तो पहले क्लास को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लास क्या होती है? क्लास हमारी फाइल होती है जो कंपाइल के बाद बनती है। एक फाइल नहीं बनती है, उसी को क्लास बोलते हैं। वो क्लास के नाम से बनती है। अगर हमारी क्लास का नाम है पर्सन, तो क्लास फाइल का नाम क्या होगा, पर्सन डॉट क्लास। अगर हमारी क्लास का नाम है ऐप, तो क्लास फाइल का नाम क्या होगा, ऐप डॉट क्लास। कंफर्म है? तो स्टैटिक फील्ड वाला कमांड कब रन करता है? लिखा है, पढ़िए। जब क्लास मेमोरी में लोड होता है, प्रिंस। और क्लास लोड कब, कितनी बार होता है किसी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में? सिर्फ एक बार। आओ उज्जवल के बगल में बैठ जाओ, देखो जगह है। इधर देखो यार, उज्जवल के बगल में। आज आर्यन क्या है, उज्जवल आए? अच्छा, तभी लोग कम आए हैं दशहरे की वजह से लगता है। चलिए कंफर्म है, फिर से समझिए बच्चा। जब भी कोई प्रोग्राम आप रन कराओगे, आपके प्रोग्राम में ढेर सारी क्लासेस यूज हो रही हैं। इवन आपके प्रोग्राम की भी एक क्लास है, आपके प्रोग्राम की भी तो कोई न कोई क्लास होगी। जब रन कराते हैं तो CMD पे क्या लिखा जाता है? रन कराने के लिए हम CMD पे, अगर CMD से रन कराइएगा तो क्या लिखते हैं, बताओ मानसी? जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप CMD पे क्या लिखते हो जब CMD से रन कराते हैं? जावा लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं। जावा लिखा जाता है, क्लास का नाम। जावा से JVM इन्वोक होता है और क्लास के नाम से हमारे प्रोग्राम को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो JVM सबसे पहला काम क्या करता है, उस क्लास को मेमोरी में लोड करता है आफ्टर चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मेन। सबसे पहले जब आप CMD पे जाके लिखते हो ना, जाके आपने CMD पे लिखा जावा और फिर क्या लिखा, अपनी क्लास का नाम। मान लो क्लास का नाम है AA। अभी तो ये मैंने फेक कमांड लिखा है क्योंकि मेरे पास इस नाम की कोई क्लास नहीं है, लेकिन जब मैं ये लिखूंगा तो ये जावा जो लिखा हुआ है, ये जावा से JVM स्टार्ट होता है बच्चा। और ये AA हमारी क्या होगी, मेन क्लास का नाम मानिएगा इसको। यानी यहाँ पर उसी क्लास का नाम लिखिएगा जिसके पास कौन सा मेथड होगा, मेन। अगर इसके पास मेन मेथड नहीं होगा तो JVM इस क्लास को लोड नहीं करेगा, एरर दे देगा। एरर में आएगा लिख के, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास AA, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले क्या होगा बच्चा, खैर तो सबसे किसी भी क्लास को अगर आपके सोर्स प्रोग्राम में यूज किया गया है तो डेफिनेटली JVM विल लोड दैट क्लास इन मेमोरी। हर क्लास को लोड करता है, तो आपकी क्लास को भी लोड करेगा। और आपकी क्लास में अगर कोई क्या बना होगा, डिक्लेयर किया गया होगा स्टैटिक वेरिएबल, तो वेरिएबल बनाने का कमांड भी तो रन करेगा, तभी तो वेरिएबल बनेगा। अब बताओ मेरे को, अगर मैं कहूं ये क्या मैंने लिखा है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, ये क्या लिखा है? वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है। यानी ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, मेमोरी में, हीप मेमोरी में ही बनेगा। सॉरी, ये मेथड एरिया में बनता है। स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कहाँ किया जाता है, मेथड एरिया में। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, इसको नॉन स्टैटिक फील्ड को नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलिए, इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। इसका मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है बच्चा, हीप एरिया में। तो ये वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कमांड। विच काइंड ऑफ कमांड, कमांड टू क्रिएट वेरिएबल। दिस वन इज आल्सो अ कमांड। कैसा कमांड है,
वेरिएबल को क्रिएट करने का कमांड है। तो इसका मतलब हुआ जब ये कमांड रन करेगा तब तो वेरिएबल बनेगा भाई। याद रखना बच्चा, इसी को कहते हैं प्रोग्राम का रन करना। कमांड का रन करना ही क्या है? प्रोग्राम का रन करना है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करता है? टाइम याद रखिएगा, क्लास के लोड होने पर। फिर से क्लियर कर दो, रिपीट करूं, ये सब जानकारी दे रहा हूं। अगर मैं जानकारी दे रहा हूं कि मेरा नाम रेहान अहमद है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद कर लो, नहीं तो पता चला न्यूटन से लगावे लागो। अरे यार समझ में नहीं आया, रेहान सर ने क्या बताया, मेरा नाम रेहान अहमद है, कौन से फार्मूले से बताया? कौन फार्मूला लगा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करता है? जब क्लास लोड होता है। तो इसमें ना समझ में आना तो मुझे नहीं आता। अब ना समझ में आने का रीजन क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल के बारे में नहीं पता हो, कमांड के बारे में नहीं पता हो, क्लास के बारे में नहीं पता हो, क्लास के लोड के बारे में नहीं पता हो। तो आई होप कि आपको क्लास के बारे में पता है ना? आपको वेरिएबल के बारे में भी पता है। मेमोरी में डेटा का क्या होता है? कंटेनर होता है कि नहीं? और वो कंटेनर कब बनता है? जब ऐसा कमांड रन करता है। इस कमांड में x क्या है? वेरिएबल का नेम है, और इंट क्या है? उसका डेटा टाइप है। और स्टैटिक क्या है? एक मॉडिफायर है, इसको मॉडिफायर कहते हैं। तो पहले समझें आप लोग व्हाट आई सेड हियर। आपको पहले कमांड पहचानना बच्चा। हमने एक क्लास डिफाइन किया हुआ है, एज यू कैन सी माई क्लास। क्लास के अंदर मैंने क्या किया? इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। किस नाम से? x नाम से। और आई हैव डिक्लेयर्ड वन मोर वेरिएबल जिसका नाम क्या है? y। और दोनों वेरिएबल के डिक्लेरेशन में जो मैंडेटरी था वो डेटा टाइप था और वेरिएबल का नाम था, ये मैंडेटरी था। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर। दो तरह के मॉडिफायर मैंने बताया था, एक्सेस और नॉन एक्सेस। तो दिस वन इज व्हाट? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। और नॉन एक्सेस मॉडिफायर में ढेर सारे हैं, ठीक है? फहद कुछ नाम बताओ नॉन एक्सेस मॉडिफायर के। एक्सेस मॉडिफायर में 3 है, 3। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये एक्सेस मॉडिफायर है, इनका पर्पस अलग होता है और नॉन एक्सेस मॉडिफायर का पर्पस अलग होता है ना? मॉडिफायर का मतलब होता है बच्चा जो एक्चुअल नेचर को बदल दें किसी का, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ला दें, राइट? जैसे कोई भी वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉन स्टैटिक होता है। यानी जब आप कोई भी वेरिएबल किसी क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉन स्टैटिक है ना? और अगर आप उसको डिक्लेयर करते समय कौन सा मॉडिफायर यूज कर लें? स्टैटिक, तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। नेचर बदल गया कि नहीं? अभी तक वो क्या था? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब क्वेश्चन होगा इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्योंकि अब इस वेरिएबल का इसको क्लास वेरिएबल कहा जाएगा, और ये जो नॉन स्टैटिक वाला होता है वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है। और यही वेरिएबल हमारा क्या था? अभी देखो, अगर मैं इसका स्टैटिक हटा दूं बच्चा तो ये वेरिएबल कैसा हो जाएगा? नॉन स्टैटिक हो जाएगा। और ये वेरिएबल बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, क्या बन जाएगा बताओ? ऑब्जेक्ट का फील्ड बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की स्टेट होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट की स्टेट होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर मैंने स्टैटिक लगा दिया, अब ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल हो गया, यानी क्लास वेरिएबल हो गया। नाउ दिस वेरिएबल कैन नॉट होल्ड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मॉडिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? जब ये स्टैटिक नहीं था तब क्या था इसके साथ? ये ऑब्जेक्ट की स्टेट होल्ड कर सकता था। अब इसका स्टैटिक मैंने क्या किया? लगा दिया। तो अब क्या हो गया? बदलाव आया कि नहीं इसके अंदर? क्या चेंज आया? नाउ इट कैन नॉट होल्ड, क्या नहीं स्टोर कर सकता? ऑब्जेक्ट की स्टेट। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर। अब जैसे आप इसको प्राइवेट बना दो, ये एक्सेस मॉडिफायर है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं था। इसका मतलब ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो रहा था, यानी अदर क्लास में इसकी एक्सेसिबिलिटी थी कि नहीं थी? लेकिन आप प्राइवेट बना दोगे तो क्या होगा? अदर क्लास में इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। तो एक्सेसिबिलिटी में बदलाव आया कि नहीं आया? किसकी वजह से?
मॉडिफायर की वजह से। विच मॉडिफायर? प्राइवेट। और ये प्राइवेट किस मॉडिफायर में आएगा? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की में बदलाव हुआ है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। क्लियर है मेरी बात? तो मैं यहां क्या डिस्कस कर रहा था, अभी देखो मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को डिक्लेयर करके। किसका रोल बताने जा रहा हूं? मॉडिफायर का। थोड़ा ये बेसिक चीजें जब आपकी क्लियर होंगी ना बच्चा, तब आपका वो कोड लिखना इजी हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना, मानसी बेटा रियल, तुम लोग क्यों लैपटॉप पे बिजी हो जाते हो? हाँ देखो, इधर जब मैं इधर की बात करूं इधर करो। हमने क्या बोला था? हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है? रियलिटी को कोड में मॉडल करना। तो कोड में जब मॉडल करिएगा भाई, तो कोड लिखना भी तो आना चाहिए। आपका नाम भूल गया बेटा बीच में। हाँ, इखलाक। तो एक और था परवेज। बहुत क्वेश्चन पूछते हो यार, अच्छी बात है। मैं तो ऐसे बच्चों को लाइक करता हूं जो कम से कम पूछें, पीछे रह जाओगे नहीं तो। और मैंने नॉन एक्सेस मॉडिफायर की लिस्ट आप लोगों को कई बार दी है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया था फाइनल एक नॉन स्टैटिक मॉडिफायर होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है, स्टैटिक भी एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है, अब्स्ट्रैक्ट एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है, ट्रांजिएंट होता है ना। ये सब चीजें कम से कम माइंड में रखिए आप लोग। ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। टोटल ये आपका 6 मंथ का है, जिसमें 1 मंथ इज अबाउट टू कंप्लीट। तो आपको हर वो चीज रेडी रखना होगा। आपको इंस्टेंस क्या होता है, क्लास क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, एवरीथिंग। मॉडिफायर का रोल्स क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है ना, क्लास वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब क्या होता है बच्चा? स्कोप का मतलब हुआ किस किस के लिए वो अवेलेबल होगा, उसका कब वो क्रिएट होगा, कब वो डिस्ट्रॉय होगा। क्योंकि वेरिएबल क्रिएट भी होगा दीपक, वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी होगा और वेरिएबल यूज भी होगा। ये सब किस में आएगा? उसके स्कोप में आएगा, लाइफ साइकिल में आएगा। जैसे सबसे कम स्कोप किसका होता है? लोकल वेरिएबल का। मतलब जिस मेथड में डिक्लेयर किया गया स्कोप केवल उसी मेथड में है और सबसे कम लाइफ साइकिल उसकी होगी। यानी मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, वेरिएबल क्रिएट हुआ। वेरिएबल क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ बच्ची? अगर हम कह रहे हैं वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ अंशु त्रिपाठी जी? वेरिएबल क्रिएट होने का मतलब? वेरिएबल क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ जी? बताइए जय। सुन सुन के बोलिएगा, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं आप लोगों को, वार्निंग दे रहा हूं कि आप बच्चा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और जो मेहनत करनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही है। वेरिएबल क्रिएट होने का मतलब होता है मेमोरी में स्पेस का अलोकेट होना। मेमोरी एलोकेशन जिसको मैंने कहा था, कल भी बताया था, मेमोरी एलोकेशन। वेरिएबल होता क्या है? मेमोरी में स्पेस होता है जो हमारा प्रोग्राम ऑक्युपाई करता है डेटा रखने के लिए। कंफर्म है? आपके प्रोग्राम को मेमोरी में क्या रखना होता है? डेटा। क्योंकि डेटा पे क्या परफॉर्म होगा? ऑपरेशन। और ऑपरेशन परफॉर्म के लिए क्या होगा? मेथड। वो अलग मैटर हो गया। लेकिन डेटा तो पहले मेमोरी में जाए, और मेमोरी में डेटा रखने के लिए क्या चाहिए? स्पेस। वो स्पेस हमारा प्रोग्राम रिजर्व करता है और हमारा जो रन टाइम एनवायरनमेंट है उसे वो स्पेस अलोकेट करता है। उसी को कहते हैं वेरिएबल क्रिएट होना। तो वेरिएबल क्रिएट होना चाहे क्या हुआ बेटा? क्रिएट नहीं की जाती है यार, अलोकेट होना, जिसको मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। तो अगर मेमोरी एलोकेशन हो गया तो हम कहते हैं क्या? वेरिएबल क्रिएट हो गया। और ऑटोमेटिक नहीं होगा मेमोरी एलोकेशन, उसके लिए हमारे प्रोग्राम को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा किस नाम से, किस टाइप का और उसका
एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा और नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, ये सब चीजें डिक्लेरेशन में हमें बतानी पड़ती हैं। खासकर हम उन वेरिएबल के लिए जरूर बताएंगे जो हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं, क्लास की बॉडी में। वेरिएबल हम दो जगह डिक्लेयर करना सिखाएं अभी आपको, और भी आएगा, अभी दो ही जगह बताएं। कहाँ कहाँ? इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास, इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। मेथड में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो या तो आर्गुमेंट होगा या तो लोकल वेरिएबल होगा, उसका स्कोप सिर्फ वही मेथड है। यानी जब मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा बच्चा, तब वो वेरिएबल क्रिएट होगा, यानी वो कमांड रन करेगा और कमांड रन करने पर वेरिएबल क्रिएट होगा। तो वेरिएबल क्रिएट होना क्या हुआ, कंफर्म हुआ? मेमोरी में स्पेस का अलोकेट होना। और ये स्पेस अलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट। आप कह सकते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का काम वही करता है। और याद रखिएगा, मेमोरी में जो स्पेस अलोकेट होता है जनरली 3 एरिया याद रखिएगा। कौन सा 3 एरिया? हीप एरिया, मेथड एरिया और स्टैक एरिया। लोकल वेरिएबल और आर्गुमेंट का मेमोरी एलोकेशन कहाँ किया जाता है? स्टैक एरिया में। क्लास वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कहाँ किया जाता है? मेथड एरिया में, है ना। और इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कहाँ किया जाता है? हीप एरिया में। ये जरूर याद रखिएगा। स्टैक वेरिएबल, सॉरी स्टैक कह रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जिनको हम नॉन स्टैटिक फील्ड बोलते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है बच्चा? हीप एरिया में। सब नोट कर लीजिएगा। मेमोरी में 3 एरिया होता है, एरिया तो और भी होते हैं लेकिन मेन कौन सा है? 3। कौन कौन सा? लिख देता हूं इसके बारे में। मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्टैटिक फील्ड, या किसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, फील्ड के अलावा वेरिएबल, इज डन इन विच एरिया? मेथड एरिया। तो ऐसे अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा, क्या ये पॉइंट नहीं है तीनों के बारे में। आर्गुमेंट और लोकल वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन स्टैक एरिया में। नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, जिसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, उसका मेमोरी एलोकेशन हीप एरिया में। कंफर्म? और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, जिसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, उसका मेमोरी एलोकेशन मेथड एरिया में। क्लास एरिया तो मैंने बोला ही नहीं, क्लास एरिया कहाँ है? क्लास के वेरिएबल नहीं, क्लास की बॉडी में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लास के अंदर 2 तरह के वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, एक स्टैटिक और एक स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बोला जाता है। क्यों क्लास वेरिएबल बोला जाता है? क्योंकि उसका जन्म ही होता है क्लास के लोड होने पर। दैट्स व्हाई दैट वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट? क्लास वेरिएबल। और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इंस्टेंसिएशन पे पैदा होता है। ये वाला वेरिएबल कब क्रिएट होगा? ये वाला वेरिएबल कब क्रिएट होगा? नॉन स्टैटिक है ना, ऑब्जेक्ट के बनने पर। और ऑब्जेक्ट बनना किसको कहते हैं बच्चा? ऑब्जेक्ट बनने को कहते हैं क्लास का इंस्टेंसिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? क्योंकि देखो होता क्या है, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बना, बट टेक्निकली ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंस्टेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? अगर हमने ये लिख दिया बच्चा न्यू डबल ए, अगर हमने ये कमांड लिखा है, कौन सा कमांड? न्यू डबल ए, तो ये कमांड किस चीज का है? कमांड टू क्रिएट व्हाट? जल्दी बोलिए। ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंसिएशन। यानी क्लास से, किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनने को क्या बोला जाता है? इंस्टेंसिएशन बोला जाता है। तो इसका मतलब हुआ बच्चा, और जब ये याद रखिएगा, जब क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है
तभी हमारे ये वेरिएबल क्रिएट होते हैं, यानी इंस्टेंशिएशन पे क्रिएट होते हैं। इसलिए इन नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। क्योंकि ये तब तक क्रिएट नहीं होंगे जब तक इंस्टेंशिएशन नहीं होगा। इंस्टेंशिएशन किसको बोला जाता है बच्चा? क्लास से ऑब्जेक्ट बनने को। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंशिएशन। Am I right? तो तीनों याद है? तीन तरह के वेरिएबल मैंने बताया। कौन से तीन तरह के वेरिएबल बच्चा? मेथड के अंदर डिक्लेयर होने वाले, क्लास के अंदर दो होंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन मेथड एरिया में है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन हीप एरिया में, और मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन स्टैक एरिया में। बस स्टोर नहीं होता, बनता है बच्चा। वेरिएबल स्टोर नहीं होता, मैं क्लियर कर दूं। वेरिएबल कंटेनर होता है डेटा का, तो वेरिएबल स्टोर नहीं होता, वेरिएबल स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? डेटा। सबसे कम लाइफ साइकिल किसका होगा इन तीनों में? लोकल वेरिएबल का। सबसे कम लाइफ के लिए जीता कौन है? लोकल वेरिएबल। लेकिन गारंटी नहीं दे सकते, कारण बताता हूं आपको बताता हूं। इसको गारंटी मत दीजिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, बताता हूं अभी आपको। एक छोटा सा डेमो दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। एक डबल ए नाम से मैंने क्लास बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसके अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक वाई नाम से। इसको मैंने यहीं पर इनिशियलाइज भी कर दिया, इसको कहते हैं इनिशियलाइज भी कर दिया। और आप नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो कौन कर देगा? जेवीएम। याद रखिएगा, क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करिएगा, उसका इनिशियलाइजेशन अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अगर जेवीएम करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा। कौन सा वैल्यू? अगर y = 10 मैं ना लिखूं, मैं छोड़ दूं, तो y में 0 डाल दिया जाएगा। और डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। क्लियर है यहाँ पर? बताएं। अब मैं आपको यहीं पर मेन मेथड बना के दिखा देता हूं। मेन या कोई और एक क्लास बना लेता हूं, इसको मैं असाइन कर देता हूं 90। न्यू क्लास ऐप। अच्छा, इनको मैंने प्राइवेट नहीं बनाया है, यानी मैं चाहता था कि इन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सके। प्राइवेट बना दीजिएगा तो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा। अब दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया बच्चा, है ना? कंफर्म है? अब यहां पर दोनों की वैल्यू मैं चाहता हूं डिस्प्ले हो जाए। डबल ए का, डबल ए में दोनों की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, तो क्या लिखिएगा आप? system.out.println x एरर आएगा, system.out.println y एरर आएगा। अब पहले आप पहचानिए एरर का रीजन क्या है। कंपाइलर हर जैसे यहां पर क्या है? x क्या है? वेरिएबल माना जाएगा। कंपाइलर इसकी एग्जिस्टेंस चेक करेगा कि इस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं। तो आप बताइए, मेरे इस app.java में कहीं पर भी x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है? ये डिक्लेयर है क्लास डबल ए में। तो अब क्वेश्चन होगा कि यह एक्सेस कैसे करेंगे? हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? तो अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो क्लास के नाम से एक्सेस होगा। क्योंकि वो क्लास के नाम से कैसे एक्सेस होगा? क्योंकि वो क्रिएट कब होगा? ये एक्स नाम दे दीजिए इसका, और इसका नाम क्या दे दीजिए? वाई। तो देखिएगा इस पे एरर हट गई एक्स का। फिर से देखिए बच्चा, यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरा ये मेन मेथड क्या करे? वेरिएबल एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कर दे। बोलो। बट वेरिएबल एक्स कहां डिक्लेयर किया गया है? और वो तभी क्रिएट होगा जब डबल ए मेमोरी में लोड हो, और डबल ए तभी लोड होगा जब डबल ए को यूज किया जाए ऐप के द्वारा। क्या क्लास ऐप डबल ए को यूज कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ डबल ए डॉट लिख दूं तो इसका मतलब है डबल ए को यूज कर रहा है। कौन? क्लास ऐप तो यूज कर रहा है। अब क्या होगा? जैसे ही डबल ए यहाँ लिखिएगा, एक्स नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, और उसको क्या असाइन हो जाएगा? 10। तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम दिया जाता है। तो
तो अगला पॉइंट क्या है आपके पास, क्लास नेम इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस व्हाट, स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फील्ड। तो स्टैटिक वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस करना हुआ आपको क्या देना पड़ेगा बच्चा, क्लास का नाम। और याद रखिएगा स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट का स्टेट होल्ड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट व्हाट होल्ड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट समझते हैं ना बच्चा, ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है बताइए। अगर 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 मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है या आपका मोबाइल फोन एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें स्टेट क्या होगा, रैम की जो कैपेसिटी होगी, स्पेस, उसकी स्टेट होगी। स्मार्टफोन में जो रैम होगा, रैम मान लिया जाए 6 GB है, तो रैम 6 GB उसकी क्या हुई, स्टेट। रोम अगर आपका मान लिया जाए 128 GB है, तो रोम 128 GB क्या होगी, स्टेट होगी। तो जो वैल्यू होती है उसी को स्टेट बोलते हैं बच्चा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट किसमें नहीं रखी जा सकती, स्टैटिक वेरिएबल में। तो स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट होल्ड व्हाट, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। It cannot hold state of the object. Confirm? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी मेमोरी में कितना कॉपी होती है, क्यों एक ही कॉपी होती है, क्योंकि ये क्लास के लोड होने पर क्रिएट होता है और क्लास लोड पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में एक बार होता है। इसके बारे में लिख दिया, क्या लिखा आपने, इट हैज ओनली वन कॉपी इन मेमोरी, आगे लिख दिया है इट इज क्रिएटेड ऑन क्लास लोडिंग एंड क्लास इज लोडेड ओनली। यार जब ये क्लास के लोड होने पर क्रिएट होता है, और क्लास लोड कितनी बार होता है तो क्रिएट भी कितनी बार होगा, वैसे भी इसे स्टैटिक कहा गया है। स्टैटिक का मतलब होता है जो एक बार हो, बार बार जिसमें चेंज ना हो। इसका मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक होता है और इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक होता है, यानी जब जब जरूरत होगी तब तब वो क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये किसके बारे में टोटल था, स्टैटिक फील्ड के बारे में। आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, क्या हुआ असाइनमेंट के बारे में, गुड, बाकी लोग सन्नाटा। अच्छा एक चीज और, आप देखें, आप y के बारे में क्या कहेंगे, y को डबल ए नाम से एक्सेस कर सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि इसका डबल ए से रिलेशन ही नहीं है। डबल ए क्लास है और क्लास का रिलेशन क्लास वेरिएबल से होगा, और y का रिलेशन किससे होगा, इंस्टेंस से। इंस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब इसको एक्सेस करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब आप मुझे y के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट। तो एक हमने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, obj डॉट। तो अब किसके बारे में नोट करा देते हैं थोड़ा सा आपको, ये हमारी स्टैटिक फील्ड के बारे में हो गया, और अगला आएगा हमारा क्या, नॉन स्टैटिक फील्ड।
It is declared inside class without using what? Static keyword. It is called instance variable. Non-static field command. Non-static field command कौन होगा? Non-static variable create करने वाला कमांड कब रन करता है? Is executed when नहीं, each time class is what? Instantiated object from the class is what? Created. नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करता है बच्चा? जब जब क्लास से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। उसको क्या बोलते हैं? क्लास का इंस्टेंसिएशन। ऑब्जेक्ट बनने को क्या कहा जाता है? इंस्टेंसिएशन। और इनका मेमोरी फील्ड कहाँ, मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल का। तो मेमोरी एलोकेशन इज डन इन विच एरिया? हीप एरिया। और इसको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। रेफरेंस क्या होता है? वही जो ऑब्जेक्ट का मेमोरी में एड्रेस होता है। हर ऑब्जेक्ट का हीप एरिया में क्या होगा बच्चा? एड्रेस। वो एड्रेस हमारे जावा में क्या बोला जाता है? डायरेक्ट को रेफरेंस तो नहीं होता, लेकिन वो मैप करके बनाया जाता है, तो उसको जावा में रेफरेंस कहा जाएगा। टेक्निकली वो क्या होता है? एड्रेस। सी और C++ लैंग्वेज में उसे एड्रेस ही बोलते हैं, जावा में इसे रेफरेंस कहते हैं। और एक्चुअली वो इस एड्रेस को मैप करके रेफरेंस निकाला जाता है। तो हमें रेफरेंस से मतलब है, एड्रेस से मतलब नहीं। नहीं, वो मैप कर दिया जाता है। मैप का मतलब होता है बच्चा, जैसे मान लिया जाए आपने अपने कॉन्टैक्ट में स्मार्टफोन में किसी का फोन नंबर सेव किया, तो फोन नंबर को याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा होता है। तो आप एक नाम से उसे क्या करते हैं? सेव कर देते हैं। जैसे आपने फोन नंबर की वैल्यू पेयर कहते हैं उसको, तो आपने फोन नंबर क्या रखा? फोन नंबर है 9919875298 और उसको सेव कर दिया रेहान सर नाम से। तो जो रेहान सर आपने चूज किया है वो हो जाएगा क्या? की। और वो हो जाएगा, वही रेफरेंस कहा जाएगा। यानी जब आप कॉल करना होगा अगर मुझे, तो रेफरेंस दीजिए, नंबर अंदर से आ जाएगा। तो इसका तो हमारे प्रोग्राम को अगर हीप एरिया में ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट एक लोकेशन है भैया, मेमोरी में तो लोकेशन ही होता है और लोकेशन एक्सेस करना पड़ता है। तो लोकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या देना पड़ेगा? एड्रेस। वो एड्रेस नहीं है, रेफरेंस है। मुझे कॉल करने के लिए नंबर डालना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आपने नंबर नहीं डाला, आपने क्या डाला? रेफरेंस। तो उस कॉन्टैक्ट वाले सॉफ्टवेयर ने क्या निकाला उसमें से? नंबर। और कॉल किस पे चली गई? नंबर पे। तो हमारा प्रोग्राम JVM को क्या देगा? एड्रेस नहीं देगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के पास एड्रेस नहीं है। ऑब्जेक्ट का क्या है? रेफरेंस है। वो रेफरेंस किसको के पास गया? JVM के पास। JVM सॉफ्टवेयर है और JVM के पास हमारे उस लोकेशन का क्या है? एड्रेस है और रेफरेंस भी है। जैसे भाई हमारे कॉन्टैक्ट के पास दोनों है कि नहीं? कॉन्टैक्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल फोन में, उसके पास क्या है? फोन नंबर। फोन नंबर पे फोन लगा दिया, तो वही रेफरेंस का होता है। बस समझो रेफरेंस ही क्या है? एड्रेस है। यानी रेहान सर ही फोन नंबर हो गया। कंफर्म है? तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस। इसीलिए तो हम लोगों को कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट लिखना पड़ा था कि नहीं? दिस में क्या रखा जाता है? करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। उज्जवल, लगता है कुछ चीजें पल्ले नहीं पड़ रही हैं ना। आप लोगों के एक्शन से मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जब आप लोग इधर उधर देखना शुरू करते हैं। एक होता है जैसे ये मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, ये मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इधर वाले इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा बेटा। उसका मतलब हुआ कि आप या तो मजा नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, और वो दोनों केस में गड़बड़ आपका होगा, नुकसान आपका होगा। मत करो नुकसान अपना। जब उतनी दूर से चल के आ गए हो तो काहे के लिए नुकसान करो यार। केयरफुल रहो। कुछ कहानी नहीं बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, नहीं समझ में आया क्या? वही सेम होता है। यानी आपका मेमोरी में क्या है, अब दिखा भी देता हूँ। एक सेकंड जरा समझा दूं। ये हमारा मान लो बच्चा,
ये मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा मेमोरी में हीप एरिया है। सपोज करो ये क्या है, हीप एरिया है, और यहाँ पर एक लोकेशन रिजर्व हुआ, प्रोग्राम के द्वारा एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। इस लोकेशन को क्या मानो, ऑब्जेक्ट। अब इस लोकेशन का कोई न कोई क्या होगा, एड्रेस होगा। मान लो ये एड्रेस कैसा होता है मुझे ना पता है ना आपको भी पता होगा, किसी को मालूम नहीं। एड्रेस वो इंटरनल सिस्टम है, ये उसका एड्रेस हुआ। क्या हुआ, एड्रेस। ये अच्छा, ये लोकेशन रिजर्व किसने की, हमारे लिए किसने एलोकेट किया, जेवीएम ने। तो एड्रेस किसके पास है, ये जेवीएम एड्रेस हमें नहीं देता। जेवीएम इससे मैप करता है एक नंबर, यूनिक वैल्यू, सॉरी नॉट नंबर, यूनिक वैल्यू, इससे मैप कर देता है। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। तो मान लो इससे मैप करके उसने रेफरेंस क्या बनाया, R1, तो हमारे प्रोग्राम को क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। अब क्वेश्चन होगा क्यों एड्रेस क्यों नहीं मिला, क्योंकि बच्चा एड्रेस से मेमोरी लोकेशन डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। क्या एक्सेस हो जाएगा, डायरेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यही पॉइंटर का ड्रॉबैक था। सी और C++ लैंग्वेज में क्या होता था, पॉइंटर, और पॉइंटर में क्या स्टोर होता था, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। और हमारा जो कल हमने अभी जो ओबीजे नाम का वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में क्या आया, एड्रेस नहीं आया है। क्या आया है, अब मान लो हमारा एड्रेस हुआ हैक हो गया, किसी दूसरे प्रोग्राम के पास पहुंच गया, क्या रेफरेंस गया, ओबीजे में क्या है, रेफरेंस है। अब वो प्रोग्राम रेफरेंस से एक्सेस करना चाहेगा मेमोरी एड्रेस लोकेशन को, तो नहीं एक्सेस कर पाएगा। क्यों नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि वो तो ये फेक वैल्यू है। वो क्या है बताइए, एक फेक वैल्यू है। आप मेरा नंबर सेव मत करो और फोन में लिख दो रेहान सर, क्या डायल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो समझ लो वही है, रेहान सर है विदाउट एड्रेस। क्योंकि ये जो रेफरेंस जनरेट किया मेरे प्रोग्राम के जेवीएम ने किया। और अगर जावा के दो प्रोग्राम पैरेलल में चलेंगे तो जेवीएम कितने होंगे, 2। अब मेरे प्रोग्राम से जो एड्रेस चुरा के दूसरा वाला प्रोग्राम ले गया है, वो किसको देगा, अपने जेवीएम को। तो उसके जेवीएम के पास वो एड्रेस वह थोड़े होगा, वो एड्रेस किसके पास है, मेरे जेवीएम के पास है। इसलिए जावा का प्रोग्राम सिक्योर माना जाता है। तो हमारे प्रोग्राम को क्या मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा। बस रेफरेंस को ही क्या मानिए, एड्रेस मानिए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए हमारे स्टैटिक वेरिएबल के लिए, एड्रेस। ये क्या होल्ड करता है, इट होल्ड्स स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी कितनी कॉपी होगी, मल्टीपल। कितनी, नीचे आगे लिखा ब्रैकेट में, एज मेनी एज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। अगर आपकी क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बने हैं तो वाई नाम का कितना वेरिएबल बनेगा हीप मेमोरी में, 10। कल जैसे मैंने दिखाया था, आप लोगों को याद होगा। कौन सा मेरा एग्जाम्पल था कल में, कोई और एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें दिखाया था वो वाला बैंक अकाउंट, नेम और एज वाला। तो नेम नाम के 2 बने थे और एज दोनों क्या थे, नॉन स्टैटिक। तो इट हैज मल्टीपल कॉपी इन मेमोरी एज मेनी एज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों, स्टैटिक और मैक्सिमम कौन से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक बहुत कम बच्चा। अब जरा समझिए कि हम किसी क्लास में स्टैटिक वेरिएबल किस सिचुएशन में डिक्लेयर करेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल किस सिचुएशन में डिक्लेयर करेंगे। नीड पैदा होने दीजिएगा। जैसे इस क्लासरूम में जितने लोग क्लास कर रहे हैं, सबका मुझे एक डेटा मेमोरी में रखना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम क्या रख देता हूं, क्लास का नाम रख देता हूं स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का डेटा रखना है। अब डेटा में क्या क्या रखना है, हर स्टूडेंट का नेम। तो नेम वेरिएबल बताइए स्टैटिक रखेंगे बनाएंगे कि नॉन स्टैटिक। नेम वेरिएबल की कितनी कॉपी चाहिए, जितने स्टूडेंट हैं। अगर 50 स्टूडेंट है तो नेम वेरिएबल की कितनी कॉपी चाहिए, तो इसे स्टैटिक में डिक्लेयर करिएगा कि नॉन स्टैटिक, क्योंकि इसकी उतनी कॉपी बनेगी जितने ऑब्जेक्ट हैं। अब नेम के अलावा सबका मुझे ईमेल आईडी स्टोर करना है, फोन स्टोर करना है। तो फोन वेरिएबल को भी क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। फोन के बाद मुझे सबका ईमेल,
ईमेल के लिए भी क्या, फिर सबका कोर्स के लिए सबका कोर्स सेम है, सबका कोर्स सेम है, तो कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? इसकी एक कॉपी चाहिए कि 50 कॉपी है? सिंगल कॉपी। 50 बार कहाँ स्टोर करेंगे भाई? अब अगले जब आपका ये कोड कंप्लीट हो जाएगा तो कोड के बाद क्या आएगा? एडवांस। तो फिर एडवांस अगर मैं 50 जगह रखूंगा तो 50 बार चेंज करना पड़ेगा। सबके लिए कॉमन है कि नहीं? कोर्स सबका क्या है बच्चा? कॉमन है। तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल? ये भी क्या रहना चाहिए? सबका ट्रेनर। यहां पर जो जावा कोर जावा का रेहान सर, क्लास टाइम सबका अलग अलग है कि सेम है? तो इसकी एक कॉपी होना चाहिए कि 50? तो कौन सा वेरिएबल स्टैटिक होगा, कौन सा नॉन स्टैटिक होगा? आइडिया हो गया कि नहीं हो गया? ये डिपेंड करेगा क्लास के स्ट्रक्चर पर कि क्या क्या रखना है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। जो चीजें जो डेटा ऑब्जेक्ट का क्या हो? कॉमन। और याद रखिएगा वो ऑब्जेक्ट का फील्ड नहीं कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं कहा जाएगा। ट्रेनर का नेम जो है ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं है, क्लास का टाइम ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं है, कोर्स जो है ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फोन, ईमेल सब इसका अपना है, हर स्टूडेंट लेके आया है। लेकिन कोर्स जावा सेटपा वालों ने दिया है, इस क्लास का कोर्स हुआ है। तो कोर्स किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास से। ट्रेनर नेम किससे बिलोंग कर रहा है? आप आए होंगे ना तो आपकी क्लास रेहान सर लेंगे, लेकिन ये थोड़े बताया जाएगा नहीं आपका नाम अमित होगा। अरे आपका नाम अगर आयुषी है तो आयुषी रहेगा, चेंज थोड़े किया जाएगा। आपका टाइम 2:30 होगा, है ना? क्लासरूम भी इसी में आएगा स्टैटिक में। तो कहाँ वेरिएबल को हम स्टैटिक बनाएंगे, कहाँ नॉन स्टैटिक बनाएंगे? आइडिया हो गया? कंफर्म? एक्सेस कैसे होगा और कौन से वेरिएबल का कितना कॉपी होगा, इसका लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा मैथ आएगी, मैथ नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्टैटिक एंड व्हाट? नॉन स्टैटिक। ये मेरे दो वेरिएबल डिक्लेयर है बच्चा, एक्स नाम से और वाई नाम से। अब इसी में मैं मेन मेथड बना दे रहा हूं। अच्छा एक चीज और, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी दिया जा सकता है, बट अच्छा नहीं माना जाता। क्या बोला मैंने अभी? लिख देता हूं। Class name is required to access static field. Object reference can also be given but not suitable. मतलब स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी दिया जा सकता बट सुटेबल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने इस एग्जाम्पल में वही करूंगा। एक्सक्यूज मी। अब मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने क्या किया बच्चा? क्लास डबल ए का एक ऑब्जेक्ट बनवा दिया। इस वाले कोड से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा ये वाला कोड रन करेगा तो क्या क्या काम होगा? इस कोड के रन करने से क्या क्या काम होगा? इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होना ही तो कोड लिखा गया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा बच्चा, सबसे पहले क्लास मेमोरी में लोड होगा। मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले क्लास मेमोरी में क्या की जाएगी? लोड की जाएगी। चूंकि बिना लोड ही कुछ हो ही भी नहीं करेगा, तो पहले क्लास डबल ए को मेमोरी में क्या किया जाएगा? लोड, है ना? कंफर्म? अच्छा ये कोड मैं लिख देता हूं app.java में। तो ये कोड रन करेगा तो सबसे पहले क्या होगा बच्चा? यहां लिख दिया मैंने न्यू ऑफ डबल ए। तो सबसे पहले क्लास मेमोरी में लोड होगी। क्लास लोड होगी तो क्या होगा? क्लास लोड होने पर हमने कहा था स्टैटिक वेरिएबल अगर बने तो क्रिएट हो जाएंगे। तो क्लास के लोड होते ही मेथड एरिया में क्या बन जाएगा? वाई।
क्या बन जाएगा, और x है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, x, और x में क्या साइन हो जाएगा 0, और ये कहाँ बनेगा, मेथड एरिया में। फिर से समझे, ये किस चीज का कोड लिखा गया है उज्जवल, ये जो कोड हमने लिखा किस पर्पस के लिए लिखा है, इस कोड के रन करने से क्या काम होगा, उज्जवल बताइए, या फिर बताइए इस कोड के रन करने से क्या काम होगा। ये कोड पहचानो, कोड लिखा है ऑब्जेक्ट बनाने का, क्या लिखा है, तो इस कोड से ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चा, और ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इंटरनली क्या क्या होगा वो बताया था मैंने। बट कोड क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ ये कोड मैंने लिखा, इस कोड के रन करने से क्या होगा, तो आप कहोगे नम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा, है ना। अगर मैं ये लिख दूं, ये क्या होगा, तो आप कहोगे शो नाम का मेथड रन करेगा, क्योंकि ये शो मेथड को कॉल किया गया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं शो नाम का मेथड इन्वोक होगा या कॉल होगा। तो कोड पहचाने यार आप लोग, ये जो कोड लिखा गया है किस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कंफर्म है। और जब भी किसी क्लास से बच्चा ऑब्जेक्ट बनेगा तो JVM पहले चेक करेगा कि वो क्लास मेमोरी में लोड है कि नहीं, अगर लोड नहीं होगी तो उसे क्या कर देगा, लोड करेगा। तो डेफिनेटली पहली बार ये कोड चल रहा है, तो क्लास को क्या किया जाएगा, कौन सी क्लास की बात हो रही है, AA, तो सबसे पहले AA को मेमोरी में लोड किया जाएगा। और जब क्लास लोड होती है तो एक काम मैंने बोला था क्या हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या क्लास AA के अंदर स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने का कोड लिखा गया है, चेक कर लेते हैं, लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, किस नाम से, x नाम से, x नाम बताइए x, तो इसका मतलब जैसे ही क्लास लोड होगी x नाम से वेरिएबल बनेगा, उसमें क्या वैल्यू आ जाएगा 0। फिर क्या होगा, क्लास लोड होने के बाद तब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो इसमें दो काम होगा बच्चा, इंटरनली क्लास लोड होगा देन ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर फिर से लिख दूं न्यू AA, तो चूंकि पहले वाले कोड से क्या हुआ था, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से क्लास लोड हो चुका था, और क्लास पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में कितनी बार लोड होता है, एक बार। तो इसका तो इस वाले कोड से केवल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास लोड नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, क्लास AA विल बी लोडेड देन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, और यहां पर क्या होगा, ओनली ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। क्यों, बिकॉज क्लास इज ऑलरेडी लोडेड, कंफर्म है। तो इस केस के रन करने, कोड के क्या रन करने से क्या हो गया, क्लास लोड होगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, और क्लास लोड होगा तो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक। तो y नाम का भी तो वेरिएबल बनेगा, तो y वेरिएबल कहाँ बनेगा, हीप में, ये हीप है बच्चा। तो y नाम का वेरिएबल बना, और इस वेरिएबल का कोई न कोई क्या रहेगा, रेफरेंस, याद रखिएगा। और मान लो रेफरेंस क्या है 0 R1, तो ये इसका रेफरेंस हो जाएगा R1, कंफर्म। फिर क्या होगा, ये वाला कोड रन करेगा तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा वेरिएबल क्रिएट होगा, नॉन स्टैटिक। तो एक y नाम का फिर वेरिएबल बना ना, उसमें क्या वैल्यू आ जाएगा 0, और मान लो इसका रेफरेंस क्या है R2। और अगर मैंने यहां पर एक कोड आउट लिख दिया तीसरा, तो फिर एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, एक और y नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें क्या आ जाएगा 0, और मान लो रेफरेंस क्या है R3। तो देख सकते हैं हीप मेमोरी में कितने वेरिएबल बन चुके हैं, y नाम के 3, और x नाम का कितना, केवल 1, कंफर्म। अब एक दिक्कत क्या होगा हमारे सामने, हम वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे। अरे y नाम के वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे, x को तो यूज कर लेंगे, कैसे, अरे क्लास के नाम से। और y को यूज करने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। क्योंकि मैं 3 वेरिएबल बना रहा हूं, इसलिए मतलब 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, इसलिए मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इन वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं। तो यहां पर पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने कहां रखवा दिया, O1 में, सेकेंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस O2 में, थर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, अब मेरे पास रेफरेंस है कि नहीं बताएं। O1 में क्या स्टोर हुआ, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी ये जो R1 था इसको R1 मानिए, ये किसमें स्टोर हुआ, O1 में, और ये O2 में क्या स्टोर हुआ, R2, और O3 में क्या स्टोर हुआ, R3। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, O1 डॉट
y इज इक्वल टू 10। इसका मतलब इस कोड के रन करने से क्या होगा बच्चा? पूरा बोलिए। R1 के y में O1 बोले तो इस ये जो हीप लोकेशन है, हीप लोकेशन में 3 वेरिएबल बने हैं y नाम से, तो किस y में जाएगा? R1 वाले y में क्या स्टोर हो जाएगा? 10। फिर मैंने यहां लिखा O2 डॉट y इक्वल टू 90। तो इस कोड से क्या होगा बच्चा? सेकंड वाले y के उसमें 90 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 90। और एक कोड और लिखा O3 डॉट y इक्वल टू 5। इसके y में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब तीनों का सम कर दें या प्रिंट करा दे, तीनों का सम। O1 डॉट x प्लस O2 डॉट x प्लस O3 डॉट x। R1 के x की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए 10, R2 के 10 प्लस 90 100 और इसका 5, तो इसका सम क्या आएगा? x ले, y लेना था ना, तो y ले लीजिए। तो तीनों के y की वैल्यू का सम कितना आएगा? 105। अच्छा याद रखिएगा, ये जो x है तीनों के लिए कॉमन है। अब इसका रिजल्ट बताइए। अभी कोड रन करेगा तो क्या क्या होगा? जब ये कोड रन करेगा बच्चा, इससे क्या होगा? याद रखिएगा मैंने कहा था अलाउड है इसका, जबकि कोई रेफरेंस नहीं है। तो ये तीनों के लिए कॉमन है बच्चा, यानी R1 के लिए भी कॉमन है, यही R2 मान लीजिए और यही क्या मान लीजिए? R3। तो इसका मतलब इस कोड से क्या होगा? इस x में क्या आ जाएगा? 10 हो गया। ये वाला कोड रन करेगा तो क्या होगा? इसी x की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी? सिंगल है। ये कोड रन करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब फाइनल वैल्यू क्या है? 5। अब इसका सम करिएगा तो क्या आएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। अगर ये रिजल्ट मेरा सही आ रहा है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि y की एक कॉपी है, x की एक कॉपी और y की कितनी कॉपी है? 3। देखिए x में y में 3 वैल्यू है, तीनों का सम आया है। x में केवल 15 आ रहा है। क्यों 15 आ रहा है? क्योंकि एक ही तो वैल्यू रख पाएगा। भाई इसने क्या किया? x की वैल्यू में 10 कर दिया, 0 से बदल के क्या हो गया? 10। इसने उसको चूंकि ये तीनों के लिए कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? कॉमन। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल सबके सेपरेट होता है, सबका अपना होगा। तो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ x O1 डॉट x प्लस O2 डॉट x प्लस O3 डॉट x 15 आ रहा है। आप कहोगे सर O1 के x में तो 10 है, और ये x में 10 नहीं है, x में 10 असाइन करवाया है, लेकिन इसने x में चेंज करके क्या करवा दिया? क्योंकि x सिंगल है, तो जब सिंगल कंटेनर है और एक बार में एक ही वैल्यू रख पाएगा, तो इसने 10 असाइन किया इसने चेंज करके क्या कर दिया? 90, और इसने चेंज करके क्या कर दिया? 5। क्लियर हो गया? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि स्टैटिक वेरिएबल हैज ओनली वन कॉपी एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैज मेनी एज ऑब्जेक्ट्स आर देयर। और ये कोड जरूर लिख लीजिएगा कि जब ये वाला कोड रन करेगा तो क्या क्या होगा। लेफ्ट साइड वाला नहीं, लेफ्ट साइड में तो मैंने लिखा है जो ऑब्जेक्ट बने उसका रेफरेंस स्टोर कर लिया जाए, एड्रेस स्टोर कर लिया जाए। तो O1 में क्या आ गया? पहले वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस, यानी पहले वाले y का एड्रेस कह लीजिए। O2 में क्या आ गया? सेकंड वाले y का एड्रेस। O3 में क्या स्टोर हो गया? थर्ड वाले। ऑब्जेक्ट वही y ही है। x का एड्रेस नहीं है, x तो सिंगल बना, उसका केवल नाम से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा? नाम से, क्योंकि मेथड एरिया पूरे प्रोग्राम क्लास का एक ही होता है। तो एकदम कंफर्म हो गया स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की उल्टा बोल गया, स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की उतनी कॉपी जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे।
इंस्टेंसिएशन क्लियर है? इंस्टेंसिएशन किसको कहा जाता है बच्चा? किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनने को क्या बोलते हैं? इंस्टेंसिएशन। हर ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाई होता है यूनिकली एक आईडी से। उस आईडी को क्या कहते हैं? रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कैन ट्रीट इट एज एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी लोकेशन। जो ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन है उसका क्या मान सकते हैं आप? इसको एड्रेस, है ना। जो रेफरेंस है वो क्या है? वही जो वाई का मेमोरी में क्या एड्रेस, जितने वाई बने हैं हर वाई एक एक एड्रेस पे होगा। क्योंकि 3 बने तो तीनों का यूनिक क्या होगा? एड्रेस। जैसे किसी कॉलोनी में एक जैसे 3 फ्लैट बना दिया जाए तो तीनों फ्लैट का यूनिक क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। सेम एड्रेस नहीं रहेगा बच्चा, तो एड्रेस रहना ही रहना है। तो आप इस रेफरेंस को क्या ट्रीट कर सकते हैं? एड्रेस। बट टेक्निकली एड्रेस नहीं होता, पर मान लीजिए एड्रेस है। अब क्वेश्चन होगा कि स्टैटिक वेरिएबल का एड्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि अकेला है। किसी शहर में अगर सिंगल घर हो बच्चा, एड्रेस का जरूरत है? नहीं है। शहर का नाम काफी है। am I right or not? तो जब भैया एक ही घर है तो एड्रेस की क्या जरूरत है? क्योंकि वाई स्टैटिक वेरिएबल का सिंगल कॉपी बनेगा मेथड एरिया में। हर क्लास का अपना क्या होता है? मेथड एरिया। बोलो, हर क्लास का मेथड एरिया होगा तो एड्रेस का होगा। एक नाम से जब 2 वेरिएबल बनेंगे तब किसका जरूरत पड़ेगा? एड्रेस का। जब मल्टीपल कॉपी होगा तब जरूरत पड़ेगा एड्रेस का। आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको रोल नंबर का क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि एक नाम के मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, तो नाम से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए किसका जरूरत पड़ा? रोल नंबर का। तो आप रेफरेंस को क्या मानिए, और हमारे प्रोग्राम के पास क्या रहता है? रेफरेंस रहता है। आ जाओ आ जाओ, देख लेना, थोड़ा बच्चा बैठा हुआ है संभाल के। ये टॉनिक हम लोगों की। दे दो, पी लो। ठीक है, यहां तक कंफर्म आप लोगों को बच्चा? आप इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं? इसको मान लीजिए कि हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है? मेमोरी लोकेशन एड्रेस है। ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई मेमोरी लोकेशन ही तो है। वाई क्या है? हीप मेमोरी में एक लोकेशन है, और कितनी है? 3 है वाई नाम से, और तीनों का यूनिक क्या होगा? एड्रेस। उसी को हमें रेफरेंस कह रहे हैं। और ये रेफरेंस हमारा प्रोग्राम क्या करता है? प्रोग्राम कीप्स दिस रेफरेंस इन अ वेरिएबल। प्रोग्राम इस रेफरेंस को कहां रखता है? वेरिएबल में, है ना। अब जैसे अगर हमने, और इसी वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल।
इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप कोई ना कोई क्लास होता है, या फ्यूचर में आगे हम इंटरफेस पढ़ाएंगे तो इंटरफेस होगा। नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव। यही है रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एड्रेस मान ले, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अब जरा समझा देते हैं आपको। रेफरेंस डेमो देखिए। मैंने एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई बच्चा। इस क्लास के अंदर मैं कुछ नॉन स्टैटिक फील्ड बनाऊंगा। प्राइवेट क्यों बनाते हैं हम लोग बच्चा? डेटा हाइडिंग के लिए। मैंडेटरी नहीं है, कल मैंने बताया था मैंडेटरी नहीं है, बट बना दीजिए। अगला बना दिया ब्रांड नाम से। अगली फील्ड डिक्लेयर किया प्राइस नाम से। तो टोटल कितनी फील्ड हमने डिक्लेयर कर दिया? यही फील्ड हमारी ऑब्जेक्ट के क्या होंगे? स्टेट रखेंगे। स्टेट यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका नेम होगा, उसका ब्रांड होगा और उसका प्राइस। वो नेम, ब्रांड और प्राइस उसका क्या कहा जाएगा? स्टेट कहा जाएगा। अब हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। किस लिए? इन फील्ड को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट का नाम भी वही रखिएगा जो फील्ड का नाम है। ये कंस्ट्रक्टर के अपने आर्गुमेंट है बच्चा। और फील्ड का नाम क्या क्या है? फील्ड का नाम है स्ट्रिंग टाइप। दो चीज मैंडेटरी है बच्चा, ये मत रख दीजिएगा प्राइवेट यहाँ पर, ये तो मॉडिफायर है। अब इस वाले आर्गुमेंट की वैल्यू किसको देनी है? इसको। अच्छा देखिए, इक्लिप्स कलर डिफरेंट दिखाता है बच्चा। फील्ड का कलर क्या दिखा रहा है? ब्लू। और ये जो हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का क्लास ब्लू नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो कंस्ट्रक्टर के नेम में वैल्यू है, जो वैल्यू है, डेटा है, वो किसको असाइन कर दिया जाए? हमारे फील्ड के फील्ड जो है हमारे ऑब्जेक्ट की फील्ड को। ये फील्ड कौन सी है? यानी क्लास की फील्ड को, नेम को। ये कंफर्म है। कंस्ट्रक्टर का रोल समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। अब हमने क्या डिफाइन किया? इसको क्या बोलते हैं बच्चा? मेथड। इसको मेथड कहा जाएगा। ये एक मेथड है। अब प्रोडक्ट नेम क्या हो जाएगा? दिस डॉट नेम। फिर प्रोडक्ट का ब्रांड दिखा देते हैं, दिस डॉट ब्रांड। ये दिस लगाना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। यहाँ नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। आप नहीं लगाएंगे तो आपके लिए कौन करेगा? कंपाइलर। जेवीएम नहीं करेगा बच्चा, कंपाइलर। और ये तीसरा हमारा क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस। तो ये क्लास हो गई। क्लास के अंदर ये फील्ड हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये क्या हो गया? मेथड। यही तो मैंने लिखा था जब हमने शुरुआत किया था आज की क्लास की। अब आइए बच्चा, अब हम बनाएंगे अपना ऐप, क्लास ऐप। मेन मेथड बनाया हमने। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कंफर्म है? तो जैसे हमने ये लिखा प्रोडक्ट P1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट। अब इसके दो पार्ट हैं बच्चा, एक लेफ्ट साइड वाला, एक देखिए इक्वल के लेफ्ट वाला भी देखिए, इक्वल के राइट वाला देखिए। इक्वल के लेफ्ट में ये कुछ लिखा हुआ है, इक्वल के राइट में ये कुछ लिखा हुआ है।
और इक्वल लिखा हुआ है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सप्लाई नहीं किया वैल्यू। कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए फील्ड में असाइन करने के लिए। इस कोड के रन करने से क्या होगा बच्चा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ? तीनों फील्ड यानी नेम नाम की, ब्रांड नाम की, प्राइस नाम की फील्ड का मेमोरी एलोकेशन होगा, तो उनको वैल्यू भी तो चाहिए। तो वैल्यू कौन असाइन करेगा? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को हमने वैल्यू दिया नहीं, इसलिए कंपाइलर एरर दे रहा है। तो दे देते हैं। पहली वैल्यू क्या दे दिया? लैपटॉप। ये नेम में चला जाएगा, यानी कौन सी फील्ड में असाइन हो जाएगा? नेम। और यहाँ पर हमने दे दिया डेल, ये ब्रांड फील्ड में असाइन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने दे दिया 46,000, ये किस में असाइन हो जाएगा? प्राइस में। ठीक है। तो इस कोड के रन करने से क्या क्या काम होगा ये जरा समझा देते हैं। ये जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। इस कोड के रन करने से पहले लेफ्ट साइड वाला कोड रन करेगा बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये वाला कोड रन करेगा, ये वाला पार्ट। ये देखें, पहले ये रन करेगा। क्लियर है? यहां पर समझ ले आप लोग। प्रिंस, इस कोड के रन करने से क्या होगा? ये जो मैंने बॉक्स में डाला है, P1 नाम से एक, क्योंकि ये कोड हमने मेन में लिखा है, तो P1 नाम से एक वेरिएबल बनेगा। किस नाम से? तो ये हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, बना देते हैं। किस नाम से बच्चा? P1 नाम से। अभी इसको कुछ भी असाइन नहीं होगा, क्योंकि इसको वैल्यू असाइन करने का काम किसको लिखा है? इक्वल को। और इक्वल को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? राइट साइड वाले कमांड से। और राइट साइड में ये भी एक क्या है? पूरा का पूरा कमांड। अब ये कमांड रन करेगा, और इस कमांड के रन करने से जो रिटर्न होगा वो किसको मिलेगा? इक्वल को। इक्वल कैसे असाइन करेगा? और ये कमांड पहचानिए किस चीज का कमांड है? ये तो वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड था। ये कमांड किसका कमांड था? ये कमांड था कमांड टू क्रिएट वेरिएबल। ये वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड था, राइट? और ये कमांड किसका बच्चा? ये जो हमने हाईलाइट किया है, ये कमांड ऑब्जेक्ट बनाने का है। पहले ही अभी बता चुके हैं आप लोगों को, कमांड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। और कमांड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट का रिटर्न भी होता है बच्चा। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का रिटर्न था, जो इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर था उसका भी रिटर्न था, तो इसका भी रिटर्न है। इसका रिटर्न क्या होता है? रेफरेंस। तो ये कमांड जब रन का, अच्छा रिटर्न कब होता है? काम होने के बाद। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या रिटर्न होगा? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। फिर से क्लियर करिए, ऑब्जेक्ट बनने वाले कमांड से क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, रिटर्न भी होगा। क्या रिटर्न होगा? रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंफर्म है? तो जब ये कमांड रन करेगा तो पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बनने का मतलब हुआ हीप में मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए, ये हमारा कौन सा एरिया है? हीप एरिया। और हीप एरिया में क्या होगा? किसका मेमोरी एलोकेशन होगा? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट जैसा कुछ चीज होता नहीं, मान लेते हैं। वैसे मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल का होता है, बोला जाता है ऑब्जेक्ट का, होता किसका? फील्ड का। तो पहला फील्ड किस नाम से बनेगा बच्चा? पहला फील्ड बनेगा नेम नाम से। अरे जो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, नाम क्या रखा है? नेम। तो ये पहला फील्ड बना बच्चा। और इस फील्ड में मान के चले कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्या असाइन कर दिया जाएगा? लैपटॉप। और इस फील्ड का कोई न कोई क्या होगा? रेफरेंस। और तीनों फील्ड का सेम ही रेफरेंस होगा, यही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहा जाएगा। और एक फील्ड और बना, किस नाम से बना? एक फील्ड बनेगा ब्रांड नाम से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रांड। और इस फील्ड में कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या वैल्यू असाइन कर दिया जाएगा? डेल। और इसका भी रेफरेंस क्या होगा? सेम ऑब्जेक्ट के फील्ड हैं, सेम घर में 3 कमरे हैं। अगर एक सिंगल घर बना है, उसके अंदर 3 कमरे, तो तीनों का एड्रेस सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा?
नाम अलग 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 हो सकता है, एड्रेस क्या होगा, सेम रहेगा, नाम अलग अलग ही है। R1। तीसरा फील्ड कौन सा बनेगा बच्चे लोग, तीसरा फील्ड बनेगा प्राइस। तो दिस इज द प्राइस फील्ड, और इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 46,000। और इसका रेफरेंस मान लो R1 ही रहेगा, मानना क्या। और फिर सब जब अब बन गया ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा बनने के बाद, अभी भी बोला था ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या काम होता है, लास्ट में रेफरेंस रिटर्न होता है, जो किसको मिलेगा, इक्वल। इक्वल किसे असाइन कर देगा, P1 को। तो P1 को क्या असाइन हो जाएगा, R1। ये है कहानी, समझ में आया। तो पहले P1 नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर तीनों हीप में, ये बनेगा तो स्टैक में, ये तो वेरिएबल स्टैक में बनेगा, क्योंकि मेन में मैंने कोड लिखा है। ये वेरिएबल क्रिएट करने का कोड कहां लिखा है, मेन में। ऑब्जेक्ट बनाने वाला कोड भी कहां लिखा है, मेन में। लेकिन जब ये कोड रन करेगा तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, हीप में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हीप में बनता है, और लोकल वेरिएबल कहां बनता है, स्टैक में। तो ये तो लोकल वेरिएबल का कोड है। ऑब्जेक्ट का कोड कहीं भी लिख दीजिए आप, ऑब्जेक्ट का कोड क्लास में भी लिखा जा सकता है और मेथड में भी लिखा जा सकता है। कंफर्म है सबको। तो ये कोड समझ में आया। P1 में क्या स्टोर हुआ, इन तीनों वैल्यू, ये जो तीनों वैल्यू जिस फील्ड में स्टोर हैं, उन फील्ड का एड्रेस। एड्रेस। अब एक और ऑब्जेक्ट बना, तो टोटल हमने 3 ऑब्जेक्ट बनवा दिए। यानी नेम नाम का कितना फील्ड बना होगा हीप मेमोरी में, 3। एक में डबल ए, एक में डबल बी, और डबल ए वाले का रेफरेंस किसके पास है, P1 के पास। डबल बी वाला जो फील्ड है उसका रेफरेंस किसके पास है, P2 का। और डबल सी वाले का P3 का। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आंसर डबल ए और डबल बी में बताइएगा, या आप कहेंगे डबल ए वाला ऑब्जेक्ट, फिर कहेंगे डबल बी वाला ऑब्जेक्ट। ये शो डिटेल्स मेथड का काम क्या है, जरा चेक कर लें एक बार। शो डिटेल्स मेथड का काम है तीनों फील्ड की वैल्यू को डिस्प्ले करना। अब नेम नाम की 3 फील्ड बनी है, ब्रांड नाम की 3 फील्ड बनी है, और प्राइस नाम की। तो बताइए ये जो शो डिटेल्स मैंने कॉल किया है, ये कौन सी फील्ड का वैल्यू दिखाएगा। आंसर होगा जिसका एड्रेस मिलेगा। और एड्रेस किसका मिल रहा है, P1 का एड्रेस कैसे मिलेगा, P1 का एड्रेस थोड़ा है, फील्ड का एड्रेस है। और फील्ड कौन कौन सी है, नेम, ब्रांड और प्राइस। P1 का कैसे एड्रेस होगा, P1 का एड्रेस कहां, P1 तो वेरिएबल है, P1 ऑब्जेक्ट है क्या, एड्रेस किसका होता है। नहीं, मैंने इन लोगों ने कहा P1 का दिखाएगा, P1 का एड्रेस कहां है, P1 के पास। अभी अभी मैंने कहा था, आप बोलेंगे ट्रिपल ए वाले का, आप बोलेंगे ट्रिपल बी वाले का, आप बोलेंगे ट्रिपल सी वाले का। तो ये शो डिटेल्स तीनों ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा उसी का फील्ड का डेटा दिखाएगा, उसी का स्टेट शो करेगा। तो P1 से इसको किसका एड्रेस मिला, ट्रिपल ए वाले का, तो ट्रिपल ए का शो करेगा। कंफर्म है। अगर मैंने यहां क्या लिया होता, P2, तो डेफिनेटली शो डिटेल्स को P2 से किसका एड्रेस मिलेगा, ट्रिपल बी वाले का, तो उसका दिखाएगा। और अगर मैंने P3 लिखा होता, कंफर्म है। चलिए अब किसका दिखाएगा, टाइम पे एक लाइन में आंसर होगा, पहले सुनिएगा। P1 से जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा, लेकिन कुछ मैंने खेला कर दिया ऊपर। P1 के पास स्टार्टिंग में क्या था, ट्रिपल ए वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस था। P2 के पास क्या था, ट्रिपल बी वाले का एड्रेस था।
P3 के पास क्या था? ट्रिपल सी वाले का एड्रेस था। तो अब मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, देखिए जब ये कोड रन करेगा तो राइट से, असाइनमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट चलता है बच्चा, बाकी काम लेफ्ट से राइट होता है। तो पहले राइट वाला असाइनमेंट क्या करेगा, P3 के पास ट्रिपल सी वाले का एड्रेस था, किसको असाइन कर दिया? P2 को। अब P2 के पास किसका एड्रेस आ गया, बोलिए? ट्रिपल सी वाले का। और P2 के जो पास गया वो इस असाइनमेंट को मिला, किसको डाल दिया? P1 को। यानी अब सिचुएशन क्या हो गई, P1, P2, P3 तीनों के पास क्या आ गया? ट्रिपल सी वाले एड्रेस, ट्रिपल सी का। इसका मतलब हुआ कि अगर शो डिटेल्स मेथड को मैं यहां पर तीनों का एड्रेस दूं, तीनों से दूं, तो इस शो डिटेल्स को P1 से क्या मिलेगा? ट्रिपल सी वाले का। इसको भी क्या मिलेगा? P2 से ट्रिपल सी वाले का। इसको भी क्या मिलेगा? ट्रिपल सी वाले का। इसका मतलब हुआ तीनों केस में किसका डेटा आएगा? ट्रिपल सी वाले का। कोई मिरेकल नहीं है, वेरिएबल है भाई। अरे P1 एक वेरिएबल है, P2 एक वेरिएबल है, P3 एक वेरिएबल है। और जनाब परवेज, नल किसी में नहीं है। ये असाइनमेंट राइट से लेफ्ट का होता है। मेरा नाम रेहान क्यों है, मैं इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल है। जानकारी दे सकता हूं कि मेरा नाम क्या है, रेहान है। फिर बोला खाली असाइनमेंट ही एक ऐसा होता है जिसका हमेशा किधर से किधर होता है, बाकी सारे ऑपरेशन किधर से होते हैं। आप प्लस ऑपरेटर लगाइए, A प्लस B प्लस C, तो पहले A में B ऐड किया जाएगा, फिर B में C, कंपैरिजन करिए तो लेफ्ट से राइट चलेगा। इसको एसोसिएटिव कहा जाता है। तो बाकी एसोसिएटिव क्या होती है? लेफ्ट से राइट होती है। असाइनमेंट की एसोसिएटिव किधर से होती है? राइट से लेफ्ट होती है। क्लियर है? अगर मैंने ये कोड नहीं लिखा होता तब तो भाई ये ट्रिपल A वाले का शो करता, ये ट्रिपल B वाले का शो करता, और ये ट्रिपल C वाले का शो करता। देखिए, अरे जो एड्रेस मिलेगा वही का दिखाएगा। ये तो एड्रेस मैंने बदल दिया। समझ लो 3 पेपर था, तीनों पेपर पे 3 अलग अलग घर का एड्रेस लिखा गया था और पेंसिल से लिखा गया था। मैंने इरेजर उठाया, पहले वाले पेपर पे, दूसरे वाले पेपर पे, तीसरे वाले पेपर का फोटोकॉपी करा दिया। अब क्या हुआ, तीनों पेपर पे क्या आ गया? तीसरे वाले घर का एड्रेस आ गया। तो जो पेपर जिसको दिया गया वो सब तीनों कहां जाएंगे? तीसरे वाले घर में जाएंगे भाई। उसी को एड्रेस माना मैंने ना, मैंने कहा कि उसको ट्रीट करिए एड्रेस। अरे उसको गोली मारो, उससे काहे कंपैरिजन कर रहे हो जबरदस्ती का? P1 के पास क्या है? रेफरेंस है। P2 के पास क्या है? रेफरेंस है। P3 के पास क्या है? रेफरेंस है। रेफरेंस में तो एड्रेस निकाला जाएगा। एड्रेस किससे निकलेगा? तो जब तीनों में एक का रेफरेंस हुआ है तो एड्रेस वो तो सिंगल आएगा। P3 के पास कौन सा एड्रेस था बताओ? तीसरे वाले का था ना। अब वो रेफरेंस या एड्रेस मानो किसके पास गया? P2 को भी चला गया और वही किसमें स्टोर हो गया। तो इसका मतलब हुआ तीनों के पास अब सेम एड्रेस रहेगा कि नहीं रहेगा? आप रेफरेंस और एड्रेस की मैपिंग हटा दीजिए, सीधी सीधी क्या मानिए, P1 और P2 और P3 में क्या है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। उसको बहुत ज्यादा वो मत करिए। अब जैसे यहां हम लिख दे P1 इक्वल टू P2, और यहां लिख दे P2 इक्वल टू P3, और यहां लिख दे P3 इक्वल टू P1। अब आप बताइए, अब ये किसका शो करेगा? ये किसका शो करेगा? P1 का हाई रे यार, ट्रिपल A ट्रिपल B ट्रिपल C होगा P1 का। कितनी बार समझाऊं मैं? P1 का एड्रेस नहीं है। P1 के पास एड्रेस है ट्रिपल A का या ट्रिपल B का या ट्रिपल C का। P2 के पास एड्रेस किसका है? जैसे स्टार्टिंग में P1 के पास किसका था? ट्रिपल A का। और P2 के पास किसका था? ट्रिपल B का। और P3 के पास किसका था? ट्रिपल C का।
आप लोगों को बार बार मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि P1 का मत बोलिएगा, क्योंकि P1 के पास किसका होगा, आगे बदलाव हो गया, वो इरेजर से मिट जा रहा है, तो इस बात का गारंटी नहीं है P1 का एड्रेस है या नहीं है। P1 के पास एड्रेस का क्या है, होल्डर है P1 एड्रेस का। P1 समझ लो वो कागज का टुकड़ा है जिसमें घर का क्या लिखा गया है, एड्रेस लिखा गया बच्चा। जब ये कोड रन करेगा तो P1 के पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल बी वाले का ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, एड्रेस। और जब ये कोड रन करेगा तो इसमें क्या होगा, P2 में आ जाएगा ट्रिपल सी वाले, P2 P3 P2 को देखिए, ट्रिपल सी वाले का एड्रेस आ जाएगा, और इस कोड से P2 में ट्रिपल बी का आएगा। P1 के पास ट्रिपल बी का हो चुका था। अब सिचुएशन क्या हुई, P1 के पास किसका है, ट्रिपल बी वाले का है, P2 के पास किसका आ चुका है, ट्रिपल सी वाले का, और P3 को भी किसका मिल गया, ट्रिपल बी का। क्योंकि इस जब ये नंबर आया ना, तब तक P1 में क्या आ चुका था, पहली लाइन से ट्रिपल बी वाले का एड्रेस आ गया था। तो इसका मतलब जब P1 से P3 को मिलेगा तो किसका मिलेगा, ट्रिपल बी वाले का मिलेगा। यानी यहां पर जब आप आउटपुट देखेगा तो पहला आउटपुट ट्रिपल बी का होगा, दूसरा आउटपुट ट्रिपल सी का होगा, तीसरा आउटपुट ट्रिपल बी का होगा। चलिए एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।